बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ये वक्त होता है अंतर्राष्ट्रीय खबरों का कहानी कुर्सी की में, और हमारे सब मेहमानों ने कहा कि हमारा आज का समय आप जो है सब ट्रंप साहब को दे दीजिए। मतलब आप ट्रंप साहब को सुनाइए। ट्रंप साहब को समय जरूरी चाहिए। आज ट्रंप साहब की बातें सुनने वाली हैं और आप भी जरा सुनिएगा। आप ये रूस यूक्रेन का युद्ध, कल भी हमने बार बार कहा था युद्ध रुकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इस युद्ध के बारे में जो अमेरिका की सोच है, आज आप ट्रंप को 4 मिनट अभी सुन लीजिए, आप सारा युद्ध समझ जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। इन्होंने यूक्रेन को सूली पर टांग दिया है, एक लाइन की बात। यूक्रेन में हालांकि अभी भी दोनों तरफ से बम चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, शहर के शहर खास यूक्रेन के जो है वो शमशान बन रहे हैं, लेकिन क्या यह युद्ध खत्म होने का वक्त आ गया है? रूस और यूक्रेन की जंग अब किस मुकाम पर है? 8 युद्ध रुकवाने के दावा करने वाले ट्रंप अब ये साफ कह रहे हैं कि मुझे लगा था कि ये तो सबसे आसान होगा क्योंकि मेरी पुतिन से बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ये सबसे मुश्किल लग रहा है। फिर उन्होंने एक 28 पॉइंट का एक पीस प्लान भी जो है वो जाहिर किया, जिस पर विवाद हो गया। ये कहा गया कि ये तो सारा रूस का दिया हुआ प्लान लग रहा है। फिर जिनीवा में अब यूक्रेन के, यूरोप के और अमेरिका के लोग मिलकर बात कर रहे हैं और खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ने उसकी मध्यस्थता की है। अब कहा जा रहा है कि ट्रंप ने रूस के साथ मिलकर ये पीस प्लान तैयार कर लिया। इसमें कुछ पॉइंट ज़ेलेंस्की के कहने पर माइनस कर दिए, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब एक ही तरीका है जंग रुकवाने का। भाई ज़ेलेंस्की को कहो तुम्हें अपने और लोग मरवाने हैं और जमीन खोनी है तो लड़ लो। इसका और अंजाम कोई नहीं हो सकता इस जंग का। इसीलिए जहां हो वहीं रुक जाओ, जितना है अपने पास रखो, जो गया उसको गया मानो। आप सुनिए ट्रंप की बात। We settled 8 wars, and I thought this would be one of the easier ones because of my relationship with President Putin. But this is probably one of the more difficult ones. There's a lot of hatred. People are starting to realize it's a good deal for both parties. If they got to stop the war, they're losing a lot of people, a lot of soldiers, mostly soldiers. देखिए, तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मुझे लगता है इस पर राजी हो जाएंगे भी, हम बहुत आगे बढ़ गए, एक डील तैयार हो गई है। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पुतिन ने एक्चुअली ये पीस प्लान तैयार किया था और ट्रंप को इस पीस प्लान में प्लांट किया गया। मतलब पुतिन ने दिया, ट्रंप ने बढ़ा दिया। और ट्रंप से यह सवाल पूछ लिया वहां रिपोर्टर ने कि ये तो सारा जो आपने प्लान बताया ये तो सब रशिया के फेवर का लगता है। तो उन्होंने कहा कोई प्लान नहीं था, वो एक कॉन्सेप्ट था। और इस जंग के बारे में बात कीजिए ना आप, जंग एक ही दिशा में जा रही है। वो दिशा क्या है कि यूक्रेन हार रहा है, यूक्रेन की जमीन जा रही है। आज नहीं तो कल, 2 महीने के बाद रूस जो चाहेगा वो कर ही लेगा ना जंग में। जो ज़ेलेंस्की जीत तो पाएंगे ही नहीं, तो क्यों आप और जाने गंवाना चाहते हैं? That the first 28-point plan was too favorable to Russia. Have you changed that? Well, that was just a map. All that was is a map. That was not a plan. It was a concept. And from there, they've taken each one of the 28 points, and then you get down to 22 points. A lot of them were solved, and actually very favorably solved. So we'll see what happens. Do you think that Ukraine was being asked to give too much land back to Russia? I know at one point you said they shouldn't have to give any back. It's really up. Look, the way it's going, if you look, it's just moving in one direction. So eventually, that's land that over the next couple of months might be gotten by Russia anyway. तो ट्रंप कह रहे हैं कि आज नहीं, आप कह रहे हैं कि यूक्रेन की जमीन चली जाएगी। तो उन्होंने कहा 2 महीने में तो रूस ले ही लेगा, तो क्या फर्क पड़ता है इसमें, केवल और लोग मारे जाएंगे। अच्छा, फिर उनसे ये भी सवाल हुआ, ये बताइए कि इसमें रूस जो है वो क्या गारंटी दे रहा है आपको? तो उन्होंने कहा वो गारंटी ये दे रहा है कि वो लड़ाई रोक देगा और लोग नहीं मरेंगे, बस ये गारंटी है रूस की तरफ से। तो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा क्या, यही जो कि भाई ज़ेलेंस्की तुम मानो और युद्ध खत्म करो, लड़ाई माफ करो। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट, क्योंकि आप दूसरा पक्ष जानना चाहते हैं ना आगे क्या। भाई ये सारी तो यूरोप और ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन से बात हो रही है, इसमें पुतिन कहाँ है? तो ट्रंप ने एक तो उनको अपने विदेश मंत्रालय में एक इनको रख लें जो विदेश मंत्री हैं इनके, बाकी सबकी छुट्टी कर दें, क्योंकि और किसी डिप्लोमेट से कोई काम नहीं लेते। ये अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ को और अपने दामाद जेरेड कुशनर को, इन दोनों लोगों ने गाजा वाला भी हमास वाली पीस डील कराई थी। इन्होंने कहा कि यही दोनों लोग अब मॉस्को जाएंगे और पुतिन से मुलाकात करेंगे। और खबर है कि उसके बाद बहुत जल्द ये पहले पुतिन और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की और फिर ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात होगी। What's the next step? They're going to keep talking. They're talking to Russia now.
Steve Witkoff is going over, maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy, and they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. मेरा दामाद है, स्मार्टी होगा तो वो जाएगा, वो लड़ाई रुकवाएगा। सर, क्या मतलब इसका, और क्या मतलब निकाल सकते हैं सिवाय इसके कि भाई ज़ेलेंस्की से कहना है कि तू सूली पे टंग जा? बिल्कुल। एक तो ये जो मेरे को वैसे अच्छी बात है, वो हर एक के लिए कहते हैं कि भाई इज़ माई गुड फ्रेंड और ग्रेट फ्रेंड और टेरिफिक मैन। विदेश नीति या कोई फैसले केवल दोस्ती के आधार पर तो नहीं होते ना, और उन्होंने देख लिया कि दोस्त कितनी बात मान रहे हैं। वो पुतिन को 10 बार कह चुके हैं कि वो ग्रेट फ्रेंड हैं, तो क्या उन्होंने मान लिया? और ज़ेलेंस्की पर वो बार बार दबाव बना रहे हैं, इसका मतलब रूस पर उनका दबाव नहीं चल रहा। इसको मैं ऐसे भी देखता हूँ। विटकॉफ वहाँ जा रहे हैं, जेरेड वहाँ जा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। अब जूनियर ट्रम्प तो जा नहीं सकते, वो उदयपुर में डांस कर रहे थे शादी में भारत आए थे, तो इसलिए नहीं तो वो भी शायद चले जाते। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, और ट्रम्प साहब के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक फेस सेविंग का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं कि अब वो नहीं हो रहा तो किसी तरह से ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाकर ये कर लें। और इसका मतलब साफ है कि पुतिन उनकी कोई बात नहीं सुन रहे। ये जो आपने 28 पॉइंट प्लान बताया, वो भी उस दिन भी हमने चर्चा की थी। मैंने देखते ही कहा था कि ये तो रशिया का प्लान है जिसको आप चलाना चाहते हैं, फिर थोड़ा सा दबाव बनाया गया। और अब वो फेस सेविंग चाहते कि भाई कोई ना कोई तो मान लो बात हमारी। वहाँ पर वो इजराइल में भी नहीं हो रहा, गाजा वाला भी प्लान अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर तो खैर ट्रम्प साहब के कहने से आपने सीज फायर कर दिया था। तो ट्रम्प साहब नहीं सर, इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें और मैं बता दूं सर, फिर मैं इस पर हम लोग लंबी चर्चा करेंगे। बड़ी खबर है आज की। इससे मुझे ये भी लगा, अब मैं जो आपको ट्रम्प की बात सुनवाने वाला हूं, उससे ये भी साफ साफ लगता है कि पुतिन के भी जो पत्ते हैं वो खत्म हो रहे हैं। वो भी लड़ाई अब लंबी खींच नहीं सकते हैं। एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि उनका जो तेल से आने वाला रेवेन्यू था वो पिछले महीने 35% डाउन हो चुका है। पैसे नहीं है, इकोनॉमी डाउन जा रही है। 4 साल से लड़ाई चल रही है, और जितना उनको लगा था कि हम जल्दी युद्ध खत्म कर देंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो पुतिन भी चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, ये हमसे क्यों नाराज हैं, ये तो आज साफ ही हो जाएगा। ये नाराजगी इसीलिए है कि भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इनको भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का क्रेडिट नहीं दिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सिद्ध करूंगा ये बात आपके सामने। ये नाराज इसीलिए हैं कि ये क्लेम करते कि मैंने दुनिया में होने वाली न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और मुझे नोबेल प्राइज के लिए भारत को पाकिस्तान की तरह नॉमिनेट करना चाहिए था, वो नहीं किया। ये इनकी नाराजगी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप सुनिए अगली खबर। इतनी मजेदार खबर है ये। ब्लूमबर्ग ने एक खबर की, सुनिए। खबर में यह है कि इनके यही स्टीव विटकॉफ, जिनको ये मॉस्को भेजने वाले हैं, स्टीव विटकॉफ ने पुतिन के फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर यूरी अशकोव, उनके साथ फोन पर एक बातचीत की, और वो फोन की बातचीत लीक हो गई और वो ब्लूमबर्ग को मिल गई। और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि उस फोन कॉल में जो स्टीव विटकॉफ हैं वो यूरी अशकोव से कहते हैं कि जब भी पुतिन साहब की बात हो ट्रंप से, तो सबसे पहले उनसे कहना कि वो जो गाजा में पीस डील हुई है उसकी तारीफ करें, ट्रंप को उसकी बधाई दें, और कहें कि वो ट्रंप की एक मैन ऑफ पीस के तौर पर इज्जत करते हैं। और फिर आगे उन्होंने लिखा है, कोट किया है, ऐसा कर दो उसके बाद तुम्हारी आगे की फोन कॉल बहुत बढ़िया होगी। शुरुआत में लेकिन ये गाजा पीस प्लान के लिए तारीफ करवा दो। तो ये वो साफ साफ कह रहे हैं, और व्हाइट हाउस ने इस खबर से इनकार नहीं किया है। उन्होंने तो आगे ये भी कहा है कि जब इनके पुतिन के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और पुतिन के एक और मित्र जो हैं, इनकी आपस में बातचीत हो रही थी जो यूक्रेन के मसले में जुड़े हुए हैं, उसकी भी ट्रांसक्रिप्ट लीक हो गई। तो उसमें उन लोगों ने यह कहा कि हम 20-25 पॉइंट तैयार करते हैं, और मैं ये एक कैजुअल तरीके से पुतिन साहब की और ट्रंप साहब के सामने रख दूंगा उसको, और हो सकता है कि वो लोग उसको अपना लें। और हुआ बाद में वही जो ये यूरोप के देश कह रहे थे और जो बाकी दुनिया कह रही थी। यूक्रेन कह रहा है कि ये पीस डील तो सारी रूस की मांगे हैं जो आप मुझसे मांगने के लिए कह रहे हैं, ये वाकई रूस की मांगे हैं। और ट्रंप ने वही मसौदा यूक्रेन के सामने रख दिया था। ये सवाल भी ट्रंप साहब से हो गया। अब वो आदमी, उस पर किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। कहता तो क्या हुआ, डील मेकिंग ऐसे ही होती है। वो स्टीव विटकॉफ यूक्रेन को कुछ बेचेगा और कुछ रूस को जाके बेचेगा। सुनिए। You heard this audio that Bloomberg has of Witkoff coaching the Russians on how to appeal to you and Well, get on I your haven't good heard side? it, no, but that's a standard thing, because he's got to sell this to Ukraine. He's got to sell Ukraine to Russia. That's what a deal maker does. You got to say, look,
they want this, you've got to convince them with this. You know, that's a very standard form of negotiation. I haven't heard it, but I heard it was standard negotiation. And I would imagine he's saying the same thing to Ukraine, because each party has to give and take. सर, इनका दोस्त जाकर के पुतिन को ये कहलवा रहा है कि तारीफ कर देना बस एक बार ट्रंप की। तो अब मैं तो इनसे बड़ी खबर तो मुझे ये लगी कि ये हमसे नाराजगी की वजह यही है, बस यही कि हमने मसला तारीफ ही नहीं की इसकी। देखिए वो, लेकिन सबसे गंभीर सवाल है, मैं ये बात पूरे व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा यदि हम ट्रंप पर बात करें। महत्वपूर्ण बात है कि क्या नाटो के देश भी अब अमेरिका पर भरोसा कर सकते हैं? क्या ताइवान में कल जाकर के यदि यूरोपियन यूनियन के किसी देश के आगे कोई यदि कल जाकर के रसिया आक्रामक होता है, मान लेते हैं वो पोलैंड में घुसने की कोशिश करता है या कहीं और घुसने की कोशिश करता है, तो क्या वो अपने पर वो भरोसा अब रह गया है कि नाटो के लोग साथ आकर के खड़े हो जाएंगे और अमेरिका जो कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के अंदर था, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम के तहत उनके साथ आकर के खड़ा हो जाएगा? मुझे तो अब नहीं लगता है। ये सवाल फिर ये उठाता है कि कल जाकर के अभी तक ताइवान किसके भरोसे था? ताइवान के अंदर, ताइवान कोस्ट के 100 किलोमीटर्स के आसपास उसके वारशिप्स आ जा रहे हैं, उसके एयर स्पेस को इन्वेड कर रहे हैं, बार बार चाइना इन्वेड कर रही है, लेकिन जी अमेरिका की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है? कल जाकर के यदि अमेरिका, कल जाकर के चाइना यदि ताइवान पर अटैक करती है, तो क्या आज की स्थिति में इंडो पैसिफिक एरिया में, मुझे ध्यान में आ रहा है कि G20 में यदि बातचीत हुई होगी तो इंडो पैसिफिक को लेकर के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में इस चीज पर जरूर चर्चा होगी कि उनके हितों की कौन अब सुरक्षा ये तो बात ठीक है सर, वो किस बात पर भरोसा करें? अफगानिस्तान छोड़ के आ गए, अब कह रहे हैं मुझे वहां एयरबेस भी चाहिए। हर चीज में तो वो यू टर्न कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें यदि किसी एक देश का सबसे ज्यादा, यदि जिसे कहते हैं इमेज और आइडेंटिटी या उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस है, तो ठीक है, यूक्रेन तो एक छोटा था, लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा लॉस हुआ। अब त्रिपाठी जी बताएं, हम अगर कह दें कि ट्रंप साहब आप ही ने रुकवा दी थी लड़ाई, तो सब झंझट एक ही दिन में खत्म फिर तो? नहीं, देखिए ट्रंप जो है ना वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो प्रसन्न होने के लिए क्या कहते हैं कि हर वक्त प्रशंसा करते रहो, जैसे कोई मतलब कहना नहीं चाहिए, उसमें जेंडर बायस मत समझिएगा, लेकिन जैसे स्त्रियों को खूबसूरती की उनकी प्रशंसा करते रहे, तो ऐसे ही ट्रंप को लगता है कि हर वक्त कोई कहता रहे कि अरे आप तो कमाल कर दिया, आपने वहाँ कमाल कर दिया, आपने ये लड़ाई रुकवा दी, आप नहीं होते तो दुनिया का क्या होता। लेकिन कोई भी मैच्योर पॉलिटिशियन, मैच्योर स्टेट हेड होगा, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता है ना। कोई भी लोकतांत्रिक तरह से चुना हुआ व्यक्ति इस तरह की बात नहीं कर सकता है। वो पाकिस्तान का शहबाज शरीफ कर सकता है, वो कोई ट्रंप के, जिसको कहते हैं कि उनकी लाठी और उनके डॉलर के डर से, उस डोमिनेंस से पिटा हुआ कोई 2 छोटे देशों हो सकता है वो कर दे, जिसके अंदर रीढ़ वो नहीं करेगा। ना ब्राजील ने किया, न इंडिया ने किया, न चाइना ने किया, न रशिया ने किया, यहां तक कि इजराइल ने भी नहीं किया। इजराइल को भी तो एक समय में वो दबाने की कोशिश कर रहे थे, और तो और जिस जेलेंस्की को इतना कुछ कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं सुना। लेकिन इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि अगर सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है, तो फिर तो कोई बंदर उस तरह लेगा और काट देगा तो फिर बड़ा संकट हो जाएगा। इसके लिए एक शब्द होता है नार्सिसिस्ट। हाँ, कुछ तो है ही वो बिहेवियर, अपनी प्रशंसा जो चाहते हैं। तो लेकिन इससे चलें, अब जो भी है, अगर अमेरिका ने यह मन भी बना लिया है कि युद्ध रुकवाने का एक ही तरीका है कि आप यूक्रेन से ही कहो कि तुम ही खत्म करो, तो कम से कम जंग तो खत्म होगी। ट्रंप साहब जो है इतनी विदेश नीति को इतना नॉन सीरियसली कैसे लेते? एक तो विदेश मंत्रालय की हिस्सेदारी उसमें नहीं हो, एक इंडिविजुअल लेवल पर दुनिया भर की राजनीति ऐसी दोस्त और दामाद चला रहे हैं सर। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, इस तरह से। तो एक चीज ध्यान रखिए, अमेरिकन कैबिनेट के लिए कहा जाता है किचन कैबिनेट कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ये पूरी स्वतंत्रता है कि वो अपनी पत्नी को, मुझे बताइए, आपको ये जंग रुकती दिख रही है कि नहीं रुकती दिख रही है? अब
देखते मुझे तो लग रहा है कि कुछ हो नहीं, रहा है। बिल्कुल अब कनपट्टी में बंदूक रख दी गई है, जेलेस्की के पास कोई ऑप्शन नहीं है और उन्होंने कह दिया कि भाई अब मुझे जमीन भी खोना है और जमीर भी खोना है। बंदूक वो रखा गया या कट्टा? कट्टा मान के चलो तो ये तय है कि मांगे, लेकिन जो जेलेस्की जो कहा गया था कि पुतिन से कि भाई आप ट्रम्प से बात करोगे तो ये सब कह देना, अगर उससे आगे बढ़ के अगर पुतिन ये कह देते कि साहब आप तो न भूतो न भविष्यति हो, अमेरिका में इतना बेहतर राष्ट्रपति कभी नहीं आया, हम तो चाहते हैं कि अमेरिका का संविधान संशोधन हो जाए और फिर से राष्ट्रपति बने, तो पूरा यूक्रेन रशिया को दे देते कि आप पूरा रख लीजिए। लेकिन ये बात उन्होंने अगर यूक्रेन को समझाई है कि आज नहीं तो कल रूस आपसे ले लेगा, तो ये पाकिस्तान को भी समझा दे कि भाई पीओके भारत को दे दे, आज नहीं तो कल भारत उनसे पीओके को लेने वाला है, तो बिना पिटे आप भले ही भारत को अगर दे दोगे तो पाकिस्तान के ज्यादा रहेगा। जहां तक अभी रूस यूक्रेन की बात है, मुझे लग रहा है कि अब जेलेस्की के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन बचा नहीं हो कि ट्रम्प ने जिस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया है, 28 सूत्रें मांगे रखी है, अब उन्हें जमीन छोड़ना पड़ेगी। एक आध दो चीजें हो सकता है उनकी मान ली जाए, लेकिन ये तय है कि इस लड़ाई में, इस सौदे में जेलेस्की हार रहे हैं। यूक्रेन हार रहा है, इसमें नहीं, कोई कहा शक क्या नहीं है। कि अरे तुम इतने बड़े ताकतवर देश से लड़ने के लिए चल पड़े थे, वो नहीं, लड़ने कल हमने पड़े क्या तो सुनाया सोचा था, क्या? अरे भाई लड़ते उस आदमी से हैं जिस जहां जीतने का भरोसा हो, अपने से 20 गुना बड़े आदमी से नहीं लड़ा जाता। आइए अपने पड़ोस की बात कर लेते हैं। यहां भी इक्वेशन कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तुलना में सैन्य ताकत बहुत ज्यादा रखता है, लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश है और इसका उसने फिर उदाहरण दिया। 24-25 नवंबर अभी रात को उसने अफगानिस्तान पर हमला किया, 9 बच्चे मर गए, 9 बच्चों समेत 10 लोग मर गए। वो तस्वीर है, मैंने देखी है, शायद आपने भी देखी है, वो दिखाई देखने में दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे। पाकिस्तान की सेना ने खोस्ट, कुनार और पख्तिका इन राज्यों में बॉम्बिंग की, और यह याद रखिएगा कि दोनों के बीच सीज फायर चल रहा था, फिर भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। क्यों? क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में परसों एक सुसाइड बॉम्बिंग की, और अब पाकिस्तान ने अपना टेम्पलेट यह बना लिया है कि मेरे यहां टीटीपी हमला करेगा तो मैं अफगानिस्तान पर हमला करूंगा। लेकिन अफगानिस्तान इसका जवाब पहले भी दे चुका है। अभी तक उसने नहीं दिया मिलिटरी जवाब इस हमले का, लेकिन कहा है कि यह याद रखा जाएगा और जवाब भी दिया जाएगा। کا خوست او کونړ ولایتونو کې د تیر شپې هوایي بریدونه د افغانستان د حریم نقض او د پاکستاني ادارې لخوا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره صریح अब ये लड़ाई क्यों हो सकती है, इसके आसार क्यों हैं, उसकी एक और वजह कि इनके जो मीडिएटर थे अब उनका भी भरोसा जाता जा रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कम कराने के लिए तुर्की और कतर ने पिछले हफ्तों बहुत बड़ी एक शांति की पहल की थी। दोनों देशों में जाकर इनके दोनों देशों के अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग मिलते थे। दुनिया भर में इसको एक बड़ी महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल के तौर पर देखा गया। पाकिस्तान ने वहां भी अपनी हैसियत दिखा दी। ये तुर्की से भिड़ गए। विवाद की शुरुआत अंकारा में हुई उस शांति वार्ता से, जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल ने मीटिंग के दौरान अजीबोगरीब मांगे रखी, नॉनसेंसिकल, और बार बार इन्होंने मीडिएटर्स को ही नजरअंदाज कर दिया, तुर्की और कतर के लोगों को। और खबर आज यह है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इनके व्यवहार को, पाकिस्तानी डेलीगेशन के व्यवहार को अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर हमला माना है। और पाकिस्तान की सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यह संदेश साफ साफ भिजवा दिया है कि सम्मान दिए बगैर सहयोग आप हमसे नहीं ले सकते हैं। अब देखिए, लेकिन फिर भी बैकडोर कुछ डिप्लोमेसी होती है कि नहीं होती है। और कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के समर्थन के जो हैंडल्स हैं अफगानियों के, वो तस्वीरें डाल रहे हैं अफगानिस्तान की सेना के कि भाई हमको तुम वो कोई पैदल सेना मत समझना, जवाब आएगा और करारा जवाब आएगा। समीर जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक धोखा किया अफगानिस्तान का, सीज फायर चल रहा है और आप बेगुनाह नागरिकों के ऊपर हवाई हमला करो और उनके मौत के बाद उतार दो, और उसके बाद आप ये भी नहीं कहो कि भाई गलती से ये हो गया है, आप ये कहो उसके बाद कि अभी हुआ है, दूसरा हमला फिर हम करने वाले हैं। और अफगानिस्तान ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान पहले उसका मजाक चख चुका है। अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है, जब उनके सैनिक चौकियां छोड़कर भागे थे। डूरल लाइन पर जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान इस कारण ज्यादा बुखला गया है कि अफगानिस्तान के संबंध भारत से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। उनके दो मंत्री भारत का दौरा कर चुके, पहले विदेश मंत्री आए, अभी उद्योग मंत्री आए। भारत जिस तरीके से उन्हें आर्थिक मदद कर रहा है, भारत जिस तरीके से उन्हें दवाइयाँ, कपड़े और बाकी चीजें दे रहा है, कहा जा रहा है कि भारत वहां पर एक टेक्नोलॉजी भी इनको मुहैया कराने वाला है बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये सब चीजें भारत वहां अफगानिस्तान में कर रहा है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि अगर भारत का सपोर्ट अफगानिस्तान के साथ रहा
तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी होगी। और मुझे लग रहा है शायद यही नाराजगी रही होगी कि उसके आधार पर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान पर इस तरीके से हमला कर उन्हें कहना चाहता है कि भाई आपसे हमसे लड़ोगे तो आपको भारत बचाने नहीं आएगा। लेकिन अब पाकिस्तान का बुरा समय शुरू हो चुका है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान ऐसा ये बदला खुली जंग लेगा। आपको होती दिख रही है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो है। मुझे लगता है वो स्टेज आएगी नहीं, अफगानिस्तान उसके पहले ही पाकिस्तान को ठीक कर देगा और पाकिस्तान खुद वापस शांति वार्ता पर लड़ाएगा। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है भारत से पिटने के बाद कि वो एक और लड़ाई जो है वो शुरू लड़ाई करेगा। लड़ सके। मुझे लगा उसके पहले वो कदम विड्रॉ कर लेगा। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान के साथ वो चाहता है पाकिस्तान की एक खुली जंग के तौर पर हो, ताकि जो अमेरिकन इंटरेस्ट हो अफगानिस्तान में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक दरवाजे खुले। सवाल यहाँ पर आकर के खड़ा होता है कि ऐसी स्थिति में वहाँ पर चाइना की क्या रोल होगा, रसिया का क्या होगा और ईरान का क्या होगा। क्योंकि आज के दिन में ईरान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा, ये अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन बेस आकर के खड़ा हो जाए, ये न तो भारत के लिए ठीक है, न अफगानिस्तान के लिए ठीक है, न चाइना इसको पसंद करेगा, न रसिया पसंद करेगा और न ही ईरान पसंद करेगा। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान लग रहा है वो पूरी तरीके से लग रहा है कि अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनकर के वो अमेरिकन विदेश नीति के इंटरेस्ट को अफगानिस्तान में प्रोटेक्ट करने की चाह रहा है, वो जंग चाह रहा है, वो चाह रहा है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा ऐसी स्थिति में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अभी इन्होंने 27वां संशोधन किया ना पाकिस्तान ने, ये करके ये और बुरा फंस गए हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के इनके 3 जजों ने पाकिस्तान में इस्तीफा दे दिया, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वहां रोज रोज प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चलिए इससे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूरोपीय यूनियन की नाराजगी इनको पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। ये जो इन्होंने अपने संविधान में संशोधन किया, ये यूरोपीय यूनियन के उनका एक क्लॉज है जीएसपी प्लस दर्जा दिया जाता है कुछ देशों को, उसकी शर्तों के खिलाफ है। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का दर्जा जो दिया हुआ है उस पर विचार करने की बात कही है। इसके मुताबिक पाकिस्तान को ज्यादातर निर्यात पर, एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन जिस तरीके से इस संशोधन को डेमोक्रेसी के खिलाफ माना गया तो वो दर्जा इनसे छिन सकता है। तो इनके ऊपर जो है एक ये आर्थिक प्रहार पाकिस्तान पर हो सकता है। दूसरा, 2 अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि ये पाकिस्तान की जो सरकार है ये अपने दायरे के बाहर निकलकर, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यहां अमेरिका में जो प्रो डेमोक्रेसी पाकिस्तानी लोग हैं उनको धमका रही है। आप देखते होंगे जब भी मुनीर बाहर जाता है, अमेरिका 3 बार गया, तो वहां लोग उसके सामने होटल के बाहर प्रदर्शन करते हैं। तो उन 2 सांसदों ने शिकायत की है कि ये अमेरिकी लोगों को धमका रहा है पाकिस्तानी मूल के, तो इसको आप जो है ठीक कीजिए। लेकिन क्या आसिम मुनीर जो ब्लू आइड बॉय हैं ट्रंप उनको कुछ कह सकते हैं त्रिपाठी जी? नहीं, कतई नहीं लगता मुझे। और असीम मुनीर तो अभी एक तरह से ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड की तरह काम कर रहे हैं। इस तरह से पूरी सेना को, आईएसआई को जिस तरह से वो अपने कब्जे में रखे हुए हैं, ट्रंप जो चाहते हैं वो कराते हैं। जो अफगानिस्तान के मोर्चे पर जो उन्होंने नया वितंडा शुरू किया, उनको बगराम एयरबेस चाहिए था, उसको लेकर सारा तमाशा शुरू किया। और मुझे लगता है कि असीम मुनीर को लगता है कि ये अब जैसे कहते हैं ना कि शेर की सवारी है। जो उन्होंने एक बयान दिया था कि कश्मीर को लेकर और हिंदू मुस्लिम तो एक साथ रह नहीं सकते हैं, वो जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद उनके लिए भी पाकिस्तान में उस पद पर बने रहना मुश्किल था। ऐसे में ट्रंप का साथ उनके लिए बहुत आसिम मुनीर के ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा सर। एक शॉर्ट कमेंट सर। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसके साथ ही चलते रहेंगे। कोई ऐसा बड़ा बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन वो कंफर्म नहीं, इसलिए अभी उसकी चर्चा नहीं करते। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ, अफगानिस्तान ने कुछ कार्रवाई की है पाकिस्तान पे? नहीं, इमरान साहब को लेकर कुछ खबर अफगानी मीडिया पर चल रही है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि उसकी चर्चा करना ठीक नहीं है जब तक कि पाकिस्तान उसको कंफर्म ना करे।